मैं डॉक्टर निवेदिता एलाल, सहायक प्राध्यापक भूगोल, शासकीय कमला देवी राठी महिला पीजी महाविद्यालय राजनांदगांव से। आज हम एमए सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक भूगोल प्रश्न पत्र के सेकेंड यूनिट से भारत में सामाजिक परिवर्तन के अंतर्गत भारत में सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता और भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख पक्षों का हम अध्ययन करेंगे। समाज में परिवर्तन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो समाज के विकास के साथ साथ कभी मंद तो कभी तेज गति से चलती रहती है। अन्य आधुनिक समाजों की भांति भारत में भी सामाजिक परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र हो गई है। भारत में ब्रिटिश काल में भी अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ ही देश में नियोजित विकास प्रारंभ हुआ। भारत में सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता या महत्व के प्रमुख निम्नलिखित कारण हैं, जिनमें पहला कारण है आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक दृष्टि से भारत एक पिछड़ा देश है। कृषि प्रधान होते हुए भी यह कृषि के क्षेत्र में बहुत पीछे है। औद्योगिक विकास बहुत ही कम हुआ है। भारत में आर्थिक विषमता, निर्धनता, बेरोजगारी, आवास आदि अन्य समस्याएं जो हैं वो विकराल रूप में विद्यमान हैं, जिसका जो समाधान है वो नियोजित ढंग से प्राथमिकता के क्रम भर किया जाना चाहिए। दूसरा जो आवश्यकता है सामाजिक परिवर्तन की, भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, भारत की जो 3/4 जनसंख्या है वो ग्रामों में निवास करती है, जहाँ पर अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास, कुरीतियाँ इन सब का बोलबाला है। चिकित्सा सुविधाओं और अन्य जीवन उपयोगी सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। इसलिए ग्रामीणों की जो स्थिति है उसमें सुधार लाना है, या ग्रामीण दशा में जो सुधार नियोजित सरकारी प्रयास उसके लिए अनिवार्य है, क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास संभव ही नहीं है। तीसरा जो बिंदु है जिसके आधार पर भारत में सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता है वो है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित समस्याएं। भारत में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों से संबंधित अनेक समस्याओं का निराकरण भी सामाजिक परिवर्तन के द्वारा ही हो सकता है। चौथी जो बात है वह है जाति प्रथा। जाति प्रथा से जातियों में सामाजिक दूरी, जातिवाद, अस्पृश्यता के अतिरिक्त अनेक सामाजिक समस्याओं का निराकरण भी सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में अनेकानेक भयंकर समस्याओं की जो जड़ है वो है तीव्र जनसंख्या में वृद्धि होना। जैसे हम 1951 के यदि भारत के आंकड़े देखें तो उस समय जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो वर्तमान में 102 करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुकी है। तो जनसंख्या का नियंत्रण जो है वो जनसंख्या पर नियंत्रण अनिवार्य हो गया है। इसके लिए जन्म दर में कमी लाने के लिए यथासंभव प्रयास जो है आवश्यक है, किंतु ये सामाजिक विचारधाराओं, विश्वासों और दृष्टिकोणों, मूल्यों आदि में परिवर्तन लाए बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है धार्मिक अंधविश्वास और कुरीतियाँ। भारतीय समाज में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु कई प्रकार की धार्मिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, कुरीतियाँ आदि समाज के विकास में बाधक हैं। यहाँ धर्म के नाम पर
बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा विवाह निषेध आदि ने स्त्रियों की दशा को अत्यंत दयनीय बना दिया है। धार्मिक कर्मकांड, अस्पृश्यता, भिक्षावृत्ति और सांप्रदायिकता को भी धर्म से संबद्ध किया गया है। अतः सामाजिक विकास के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी प्रयासों से इन कुरीतियों को दूर करना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख पक्ष, मेन एस्पेक्ट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया। आधुनिक काल में भारत के अनेक सामाजिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुए हैं, जिनमें से कुछ समाज के लिए लाभकारी भी है और तो कुछ हानिकारक भी हैं। सामाजिक परिवर्तन अधिकतर देश काल की परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुकूल होते हैं। जिन सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं या हो रहे हैं, उनमें पहला है परिवार में परिवर्तन, चेंजेस इन फैमिली। औद्योगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति, जनसंख्या वृद्धि, नवीन कानूनों, महिला आंदोलन, स्वच्छंदता की भावना आदि के प्रसार से आधुनिक काल में भारतीय परिवारों की जो संरचना और कार्य हैं, उनमें उल्लेखनीय परिवर्तन आए हैं। पहले भारत में संयुक्त परिवार का प्रचलन था। संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी या उससे अधिक पीढ़ियों के सभी सदस्य जो हैं एक साथ निवास किया करते थे। उनका परिवार का आकार जो है वो बड़ा हुआ करता था और संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही निवास स्थान पर साथ साथ रहते थे। उनका एक ही रसोई घर हुआ करता था पूरे समूचे पीढ़ियों के लिए, जहाँ पर भोजन की व्यवस्था रहती थी। इनमें जो सभी सदस्य हैं उनकी संपत्ति भी समान हुआ करती थी, सबके लिए ही वो संपत्ति हुआ करती थी, जिनमें एक ही पूर्वज के सभी वंशज या पुरुष जो है वो हिस्सेदार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार के जो सदस्य हैं आपस में कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते थे। संयुक्त परिवार के अनेक लाभ हैं, जैसे धन का उचित उपयोग, पारस्परिक सहयोग, एकता और शक्ति, श्रम विभाजन, सामाजिक सुरक्षा, ये सभी कुछ। परंतु इसके साथ कुछ दोष भी हैं, जैसे अकर्मण्य व्यक्तियों की वृद्धि। यदि देखा जाए तो संयुक्त परिवार है जिसमें 10 यदि पुरुष हैं तो उनमें केवल 4 पुरुष ही कमाई के लिए निकल पड़े हैं, 6 लोग जो हैं वो घर में बैठे खा रहे हैं। तो इस प्रकार से अकर्मण्यता ये भी एक दोष संयुक्त परिवार का माना जाता है। इसके अलावा व्यक्तित्व के विकास में भी बाधा उत्पन्न होती है। स्त्रियों की परतंत्रता या हीन दशा होती जाती है। पारिवारिक कलह और कुशलता में भी बाधा आती है। नवीन परिस्थितियों के कारण जो है परंपरागत संयुक्त परिवार में अनेक परिवर्तन हुए हैं। कुछ लोग इसे परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रतिफल भी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे परिवार का विघटन भी मानते हैं। पहले संयुक्त परिवार में रक्त और विवाह संबंधों पर आधारित 2-3 पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ रहते थे, पर अब इसके स्थान पर पति पत्नी और अविवाहित बच्चों का परिवार ही एक आदर्श परिवार माना जा रहा है। परिवार के आकार में कमी के साथ साथ परिवार के परंपरागत जो कार्य हैं, पारिवारिक संबंध हैं, इसमें भी परिवर्तन हो रहे हैं। परिवार की संपत्ति में स्त्रियों के सांपत्तिक अधिकार में वृद्धि हुई है। भौतिकवादी पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव से लोग जो हैं व्यक्तिगत स्वार्थ पर अधिक ध्यान देने लगे हैं और परिवार के संबंधियों पर कम। इसके अलावा दूसरा जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है विवाह प्रथा में परिवर्तन, चेंजेस इन मैरिज सिस्टम।
पहले विवाह को अनिवार्य माना जाता था और अविवाहित व्यक्ति को बुरे दृष्टि से देखा जाता था, किंतु आज वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। आप शिक्षित या नौकरी कर रहे युवक और युवतियां यदि उनको अपनी इच्छा के अनुसार या इच्छित व्यक्ति जो है जीवन साथी के रूप में यदि नहीं मिलता तो वो अविवाहित रहना पसंद करते हैं और आजकल इसे बुरा भी नहीं माना जाता। इसके अलावा बाल विवाह प्रथा में तीव्रता से ह्रास हुआ है। लड़के लड़की की आयु नियमतः जो है वो सरकारी कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की लड़की और 21 वर्ष से कम आयु के लड़के के विवाह को दंडनीय अपराध माना गया है। तो इसका प्रभाव जो है विवाह की आयु पर भी पड़ा है। जीवन साथी का पहले चुनाव जो है माता पिता अपने बच्चों के लिए किया करते थे, किंतु अब जो है युवक युवतियों की पसंद का महत्व बढ़ा है। पहले विवाह जाति के अंतर होता था, पर अब अंतरजातीय विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। पहले हिंदू समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, किंतु अब कानून द्वारा एक विवाह को अनिवार्य किया गया है, किंतु मुसलमानों में अभी भी यह प्रथा प्रचलित है। कुछ समय पहले तक पति की तुलना में पत्नी की स्थिति काफी निम्न थी, किंतु अब विवाह के क्षेत्र में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है और दोनों की स्थिति में समानता आती जा रही है। तो इस प्रकार से विवाह प्रथा में भी परिवर्तन देखने को मिला है। नेक्स्ट है जाति प्रथा में परिवर्तन, चेंज इन कास्ट सिस्टम। पहले जाति प्रथा में विभिन्न जातियों का संस्तरण होता था और किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर किया जाता था, किंतु अब उसकी स्थिति का निर्धारण उसके गुण, उसकी योग्यता, शिक्षा, संपत्ति, राजनीतिक शक्ति आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। धार्मिक क्रियाओं, कर्मकांड और पूजा पाठ के महत्व में कमी आने लगी है। जाति संस्तरण के आधारों में परिवर्तन होने से ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी आ गई है। पहले व्यवसाय का निर्धारण भी जाति के आधार पर होता था और व्यक्ति अपनी परंपरागत जो या पैतृक व्यवसाय है उसको अपनाता था, किंतु अब व्यवसायों के चुनाव पर जातीय प्रतिबंध बहुत कम हो गए हैं और व्यक्ति अपनी क्षमता, योग्यता और रुचि के अनुसार से व्यवसाय का चुनाव जो है वो करने लगा है। परंपरागत जाति व्यवस्था में शूद्र और अस्पृश्य जातियां अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक अधिकारों से वंचित थीं, किंतु समाज सुधार के लिए किए गए संस्थागत और सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप आज उन्हें अन्य जातियों के समकक्ष ही सभी प्रकार के अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हैं। कानूनी रूप से अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन, चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। परंपरागत भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति पुरुषों से नीची रही है। पाश्चात्य सभ्यता और शिक्षा, धर्मनिरपेक्षीकरण, जातीय गतिशीलता आदि ने स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जैसे हम देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात ही स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। सन 2001 में करीब 54% स्त्री साक्षरता थी। वर्तमान में स्त्रियों की साक्षरता 65% से भी एबव है। पहले समाज में स्त्रियों को घर से बाहर भेजने और शिक्षा ग्रहण करने को अनुचित माना जाता था, परंतु अब स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। परंपरागत समाज में आर्थिक क्षेत्रों में स्त्रियों की भागीदारी कम होती थी। वो घरेलू कार्य में केवल भोजन पकाने और बच्चों का पालन पोषण करने, सफाई करने आदि में व्यस्त रहती थी, परंतु शिक्षा के प्रसार और परिवार के आर्थिक बोझ को कम करने में, आत्मनिर्भर बनने आदि की प्रबल इच्छा के प्रभाव ने अब विभिन्न आर्थिक कार्यों में स्त्री की
भागीदारी बढ़ रही है। अब शिक्षित जो स्त्रियां हैं वो शिक्षण संस्थाओं में, चिकित्सालयों में, कार्यालयों में, व्यापारिक संस्थानों में, बैंकों में, समाज कल्याण केंद्रों में, कारखानों आदि में काम करने लगी हैं। हम देखते हैं आज स्त्रियों की स्थिति को। आज हम यदि देखें तो कैट वॉक से स्पेस वॉक तक स्त्रियां अपने योग्यता का जो परचम है वो लहरा चुकी हैं। स्त्री शिक्षा में प्रसार के पश्चात पर्दा प्रथा भी समाप्त हो गई है। बाल विवाह प्रथा भी लगभग समाप्त हो चुकी है और बहुत से स्त्रियों के लिए लाभकारी योजनाएं जो हैं सरकारी तौर पर बनाई गई हैं। नेक्स्ट है धार्मिक एवं नैतिक चरित्र में परिवर्तन। समाज के लिए उचित समझे जाने वाले कार्यों को नैतिक और अनुचित कार्यों को अनैतिक माना जाता है। इस दृष्टि से व्यक्ति के व्यवहार के लिए सत्य भाषण, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, धर्मानुकूल आचरण, दया, क्षमा, त्याग, सहयोग, स्त्री पुरुष के बीच सीमित संपर्क आदि को नैतिक माना जाता है। विगत कुछ दशकों में भारतीय लोगों में धर्म तथा नैतिकता संबंधी धारणाओं में काफ़ी परिवर्तन आए हैं। अब लोग धर्म के रूढ़िवादी और अंधविश्वास वाले तथ्यों को मान्यता नहीं देते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। पाश्चात्य सभ्यता, औद्योगिकरण और नगरीकरण के प्रभाव तथा शिक्षा के प्रसार से लोगों में सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में का विस्तार हुआ है, किंतु पहले लोगों में संबंध की जो घनिष्ठता थी वह कम होने लगी है और ये संबंध जो है वो औपचारिक रूप धारण करने लगे हैं। पहले सामाजिक संबंध पारस्परिक सहयोग, सद्भावना, प्रेम, अपनत्व की भावना आदि पर आधारित थे, किंतु आज अधिकांशतः व्यक्ति एक दूसरे से अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए संबंध बनाए रखता है। नेक्स्ट है अस्पृश्यता में ह्रास, डिक्रीज इन अनटचेबिलिटी। परंपरागत हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र जाति के अंतर्गत आने वाली अनेक जातियों को अस्पृश्य माना जाता था और उन्हें समाज में निम्नतम स्थान प्राप्त था। अनेक जो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से ये जातियां वंचित थी। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और नियम बनाए गए। अस्पृश्यता नगरों में लगभग समाप्त हो चुकी है, हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ रूप से देखी जा सकती है। इसके अलावा है सामाजिक नियंत्रण के साधनों में परिवर्तन, चेंज इन द मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। पहले समाज का नियंत्रण कुछ अनौपचारिक माध्यमों से होता था, जिसमें धर्म, नैतिकता, प्रथा, परंपरा आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में इन अनौपचारिक साधनों का महत्व जो है वो कम हो गया है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस, न्यायालय, कानून, जेल सुधार गृह आदि की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक नियंत्रण से व्यक्ति अपराध से दूर रहने का स्वयं प्रयत्न करता था, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था जो है वो बनी रहती थी। नैतिकता के हाथ से लोग मनमाने ढंग से व्यवहार जो है वो करने लगते हैं। इसीलिए सरकारी और कानूनी व्यवस्था के होने पर भी अपराधों की संख्या और समाज विरोधी व्यवहार में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। नेक्स्ट है अन्य सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस। आधुनिक काल, विशेष रूप से नियोजन काल में साक्षरता और शिक्षा इसका व्यापक प्रसार हुआ है। यही कारण है कि 1991 में भारत की मात्र 5.35% जनसंख्या साक्षर थी। वर्तमान में 2011 के आंकड़ों को देखें तो 65% से भी ये अधिक ऊपर हो गई है।
समाज परंपरावादिता से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान तथा पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से लोग परंपरा से नहीं बल्कि वास्तविकता में विश्वास करने लगे हैं। नियोजन काल में आर्थिक विकास की गति पहले से तीव्र हुई है और कृषि, उद्योग तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी आधुनिक यंत्रों और तकनीकों का प्रयोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देश में औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आई है। देश की राजनीतिक शक्ति संरचना में भी परिवर्तन हुआ है। प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली में लोकसभा तथा विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थान सुरक्षित होने पर उन्हें राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। स्वतंत्र भारत में व्यावसायिक गतिशीलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब व्यवसाय का निर्धारण जो है वो परंपरागत जाति प्रथा से नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने गुण, कार्य क्षमता और योग्यता, अपनी अभिरुचि के अनुसार व्यवसाय का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि आज व्यवसाय जो है वो परंपरागत नहीं रहा। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ी और भारत में सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख पक्षों का हमने अध्ययन किया। इस विषय से संबंधित यदि कोई प्रश्न है, यदि कोई जिज्ञासा है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको उसका आंसर देने का भरपूर प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच।